पावर प्लांट विद राहुल में आपका फिर से स्वागत है। करीब 15 डेज के बाद मैं वीडियो बना रहा हूं। कुछ पर्सनल वर्क एंड कुछ फेस्टिव सीजन के कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो चलिए आज मैं नया टॉपिक पे एक वीडियो बना रहा हूं। जो टॉपिक थोड़ा सा पुराना टॉपिक है, टीडीबीएपी रोलिंग प्रोसीजर। मैंने टीडीबीएपी का आपका गवर्निंग सिस्टम, टीडीबीएपी का लो वाल सिस्टम, टीडीबीएपी का स्टॉप वाल ऑपरेशन, कंट्रोल वाल ऑपरेशन के बारे में मैंने वीडियो बना चुका हूं। जो भी लोग वीडियो नहीं देख पाए होंगे कृपया हमारे चैनल पे जाकर इस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो टीडीबीएपी रोलिंग प्रोसीजर के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि टीडीबीएपी को कैसे सर्विस में लाया जाता है। तो आइए इस वीडियो को हम लोग जो है ध्यान पूर्वक देखते हैं। टीडीबीएपी रोलिंग प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसमें देखेंगे। ध्यान से आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आपको एक क्लियर पिक्चर आपको समझ में आ जाएगा कि टीडीबीएपी को कैसे सर्विस में लाया जाता है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं टीडीबीएपी रोलिंग प्रोसीजर को। टीडीबीएपी रोलिंग प्रोसीजर से पहले आपको कुछ इनिशियल कंडीशन को आपको देखना है कि रोलिंग करने से पहले आपको क्या क्या प्री रिक्वायरमेंट कंडीशन होना चाहिए। फर्स्ट आपका ये होना चाहिए कि जितना भी पीडब्ल्यूसी परमिट जो लिया होगा आपका टरबाइन का या इलेक्ट्रिकल पर्सन या सीएनआई पर्सन, जो भी परमिट टीडीबीएपी के कंसर्न आपका लिया होगा, आपको टीडीबीएपी सर्विस में लेने से पहले आपको देखना है कि ऑल परमिट शुड बी क्लोज्ड बिफोर टेकिंग द टीडीबीएपी इनटू द सर्विस। पीडब्ल्यूसी आपका सारा क्लोज होना चाहिए, ठीक है। सेकंड आपका जो ईसीडब्ल्यू सिस्टम, जो आपका टीजी ईसीडब्ल्यू पंप जो होता है, 3 पंप होता है टोटल, तो टीजी ईसीडब्ल्यू सिस्टम आपका चार्ज होना चाहिए और उसका हेडर प्रेशर एडेक्वेट होना चाहिए, ठीक है। आपका ईसीडब्ल्यू सिस्टम चार्ज होना चाहिए। थर्ड आपका जो इंस्ट्रूमेंट एयर सिस्टम हेल्दी होना चाहिए या ईवी सिस्टम चार्ज होना चाहिए, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट एयर सिस्टम जो कि आपका इसमें बहुत सारा न्यूमेटिक वाल्व होता है एंड न्यूमेटिक वाल्व ऑपरेटेड बाय द इंस्ट्रूमेंट एयर, सो दैट्स व्हाई इंस्ट्रूमेंट एयर सिस्टम शुड बी अवेलेबल एंड रनिंग कंडीशन में होना चाहिए। फोर्थ आपका एटलीस्ट 1 कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप should be in running condition होना चाहिए and condensate system should be charged up to the deretor। आपका डेरेटर सिस्टम तक कंडेंसेट सिस्टम चार्ज होना चाहिए, क्योंकि टीडीबीएपी का सक्शन डेरेटर से होता है, तो डेरेटर तक आपका कंडेंसेट सिस्टम लाइन अप होना चाहिए, चार्ज कंडीशन में होना चाहिए। फिफ्थ आपका डेरेटर लेवल नॉर्मल होना चाहिए। आपका डेरेटर लेवल जो है नॉर्मल होना चाहिए। डेरेटर आपको इनिशियल कंडीशन में 24 से 2500 mm तक आप उसको जो फील कर सकते हैं। 6 नंबर आपका क्या है कि स्टीम व्हिच इज यूज्ड फॉर द रोलिंग ऑफ टरबाइन इन टीडीबीएपी वो आपका अवेलेबल होना चाहिए। आपका जो स्टीम रोलिंग करते हैं, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि उसमें स्टीम पीआरडीएस से लेते हैं, सीआरएस से लेते हैं एंड आईपी एक्सट्रैक्शन स्टीम से उसको रोलिंग करते हैं। तो इसमें से तीनों में से कोई एक स्टीम सिस्टम आपका अवेलेबल होना चाहिए। तो स्टीम सिस्टम आपका अवेलेबल होना चाहिए, ये आपका स्टीम सिस्टम अवेलेबल होना चाहिए है कि आपका वैक्यूम कंडेंसर वैक्यूम में होना चाहिए, मींस कंडेंसर वैक्यूम एडिक्वेट होना चाहिए, मींस आपका कंडेंसर वैक्यूम 0.1 एटमॉस्फेयर के आसपास होना चाहिए। तो ये आपका 7 पॉइंट है। 7 पॉइंट सिस्टम अगर आपका अवेलेबल है देन आप टीडीबीएपी रोलिंग के लिए आप इसको स्टेप बाय स्टेप बढ़ सकते हैं। कि जो रोलिंग प्रोसीजर में सबसे पहले आपको जो टरबाइन ईसीडब्ल्यू सिस्टम का आपको लाइन अप करना है, मींस आपको सबसे पहले कूलिंग सिस्टम को लाइन अप करना है। तो हम लोग लाइन अप देखेंगे। लाइन अप में सबसे पहले ईसीडब्ल्यू सिस्टम का हम लोग लाइन अप करते हैं। आपका जो टीडीबीएपी में जो कूलिंग के लिए वाटर कहां से आप लेते हैं, डीएमसीडब्ल्यू वाटर जो होता है वो टीजीसीडब्ल्यू पंप से लेते हैं। टीजीसीडब्ल्यू पंप होता है, टोटल 3 पंप होता है, जिसमें आपका 2 पंप रनिंग कंडीशन में होता है और 1 पंप आपका स्टैंड बाय कंडीशन में रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एटलीस्ट 1 या अगर आप 2 चला सकते हैं तो 2 टीजीसीडब्ल्यू पंप को आप रनिंग कंडीशन में ले आइए और उसके बाद आपका देखिए कि ईसीडब्ल्यू का हेडर प्रेशर एडिक्वेट होना चाहिए, ठीक है। मींस हेडर प्रेशर कितना होना चाहिए। आप टीजीसीडब्ल्यू का जो प्रेशर देखिएगा जनरली आपको 6.5 kg पर cm² के आसपास होना चाहिए, ठीक है।
सेकेंड आपका पॉइंट क्या देखना है कि ECW सिस्टम चार्ज अप टू कूलर इनलेट वाल्व, कूलर इनलेट वाल्व मीन्स आपका TDVP में जो लो वाल्व कूलिंग करने के लिए मैंने आपको बताया था लो वाल्व सिस्टम में कि आपका दो कूलर होता है, वन कूलर इन सर्विस एंड वन कूलर स्टैंड बाय कंडीशन में रहता है। तो कूलर का जो इनलेट वाल्व है, इनलेट वाल्व तक आपका ECW सिस्टम को चार्ज कीजिए। अभी आपका इनलेट वाल्व पूरा क्लोज कंडीशन में होना चाहिए और ECW का सिस्टम जो है आपका जो कूलर का जो इनलेट वाल्व है वहां तक आपका वाटर प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, इनलेट वाल्व ओपनिंग से पहले आपको क्या करना है, इनलेट वाल्व ओपनिंग से पहले आपको यह देखना है कि क्लोज द ड्रेन ऑफ कूलर वाटर बॉक्स, वाटर बॉक्स का आपका जो क्योंकि वो सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर होता है जिसमें आपका सेल साइड में वाटर रहता है, ट्यूब साइड में आपका लूप वाल्व रहता है। तो वो जो सेल का जो आपका ड्रेन है वो ड्रेन क्लोज होना चाहिए एंड ओपन द वेंट, आपको वेंट को ओपन कर देना। वाटर बॉक्स का जो ड्रेन क्लोज होना चाहिए। जब भी किसी भी चीज का आप लाइनअप कीजिएगा तो लाइनअप के समय आपका ड्रेन क्लोज होना चाहिए और वेंट वाल्व ओपन होना चाहिए। ठीक है, फोर्थ कंडीशन आपको क्या देखना है, अब आपको धीरे धीरे चार्ज करना है। चार्ज करने में क्या करना है कि क्रैक ओपन द इनलेट वाल्व, इनलेट वाल्व को आप क्या कीजिए, क्रैक ओपन कीजिए, थोड़ा स्लोली हल्का सा क्रैक ओपन कीजिए और वेट कीजिए। वेट करने के बाद देखिएगा कि धीरे धीरे आपका वाटर बॉक्स फिल होना शुरू होगा। फिल शुरू होने से क्या होता है आपका फिर वेंट से वाटर निकलना स्टार्ट हो जाता है। प्रॉपरली वेंट कीजिए उसको, प्रॉपर वेंटिंग रिक्वायर्ड है। आपका एयर नहीं होना चाहिए कूलर वाटर बॉक्स में, अगर एयर आ गया तो प्रॉपर कूलिंग नहीं हो पाएगा, हीट ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। तो आप इनलेट वाल्व को क्रैक ओपन कीजिए और जो वाटर बॉक्स का जो वेंट आपने ओपन किया था वहां से वेट कीजिए। देखिए स्टार्टिंग में आपको वहां से एयर निकलेगा, धीरे 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 जैसे जैसे आपका वाटर बॉक्स भरना शुरू होगा वाटर से, तो वहां से वेंट से आपको वाटर थोड़ा थोड़ा निकलना स्टार्ट हो जाता है। फिर अगर पूरा वाटर अगर फ्लो से निकलना शुरू हो जाए, आपको प्रॉपर वेंटिंग करने के लिए टाइम देना है। पूरा अगर वाटर देख रहे हैं कि आपका फ्लो के साथ वाटर निकल रहा है, बीच में अगर बबल नहीं निकल पा रहा है, कंटिन्यूअस वाटर का फ्लो हो रहा है वेंट से, देन यू कैन क्लोज द वेंट ऑफ वाटर बॉक्स। ठीक है, प्रॉपर वेंट कर दीजिए। प्रॉपर वेंटिंग के बाद क्लोज वेंट, उसके बाद आपको वेंट को क्लोज कर देना है। ठीक है, वेंट क्लोज करने के बाद जो आपका इनलेट वाल्व था, जो आपका इनलेट वाल्व था जो आपने उसको क्रैक ओपन किया था कूलर इनलेट वाल्व को, उसको पूरा ओपन कर दीजिए। ओपन द इनलेट वाल्व, उसको फुल ओपन कर दीजिए, फुल ओपन कर दीजिए, इनलेट वाल्व को फुल ओपन कर दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, आफ्टर दैट ओपन आउटलेट। अभी तक आपका आउटलेट वाल्व क्लोज ही था, ओपन आउटलेट वाल्व। ठीक है, कूलर का जो आउटलेट वाल्व है, जो ECW सिस्टम का जो कूलर का आउटलेट वाल्व है, उसको आप ओपन कर दीजिए। और लास्ट में आपको क्या करना है, उस देखिए आउटलेट लाइन में ही टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व होता है। ये टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व जो होता है वो न्यूमेटिकली ऑपरेटेड होता है। इसलिए मैंने आपको बताया था इनिशियल कंडीशन में कि इंस्ट्रूमेंट एयर सिस्टम अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि आपका टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व जो होता है वो आउटलेट लाइन में होता है और इसी में हम लोग टेम्परेचर सेट करते हैं कि आपको कितना टेम्परेचर ऑयल का चाहिए। उतना सेट करने के बाद तो टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व उसी के हिसाब से ऑपरेट होता है। ये आपका सिस्टम हेल्दी होना चाहिए, आप इसको चेक कर लीजिए और टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व चेक कर लीजिए आपका ओके है। तो इस तरह से आपका क्या हुआ कि ECW सिस्टम आपने चार्ज कर दिया। तो पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप आपको ECW सिस्टम को चार्ज करना है। इसके बाद हम लोग लूप वाल्व सिस्टम को चार्ज करेंगे। तो देखिए लूप वाल्व सिस्टम को हम लोग कैसे, ECW सिस्टम चार्ज होने के बाद उसके बाद आपको लूप वाल्व सिस्टम को चार्ज करना है। लूप वाल्व सिस्टम को चार्ज करना है। मैंने TDVP का लूप वाल्व सिस्टम पे एक वीडियो बनाया है, आप उसमें डिटेल जाके देख सकते हैं कि उसमें टोटल 2 LOP पंप होते हैं,
1 DCOP पंप होता है एंड 1 GOP पंप होता है। ठीक है, LOP पंप एंड DCOP पंप इज यूज्ड फॉर लुब्रिकेशन पर्पस के लिए एंड GOP जो लिफ्टिंग पर्पस के लिए यूज होता है। ठीक है, तो अब हम लोग लूब वाल्व सिस्टम को चार्ज करते हैं। तो लूब वाल्व सिस्टम में आपको क्या देखना है कि सबसे पहले TDP का ऑयल टैंक का लेवल नॉर्मल होना चाहिए। ऑयल टैंक लेवल आपका नॉर्मल होना चाहिए। टैंक लेवल मींस आपको 170 mm के आसपास टैंक लेवल होना चाहिए। ठीक है, तो पहला स्टेप है कि लूब ऑयल टैंक लेवल नॉर्मल मींस आपका ऑयल का जो लेवल है 172 mm एटलीस्ट होना चाहिए। ठीक है, सेकंड है कि आपका जो पंप है, फिल्टर है, सारा बॉक्सअप कंडीशन में होना चाहिए। मींस आपका किसी भी पंप में कोई वर्क ना हो, फिल्टर आपका लाइन अप कंडीशन में होना चाहिए। तो जितना भी पंप है, फिल्टर है, सारा बॉक्सअप कंडीशन में होना चाहिए। थर्ड क्या है कि आपका सक्शन एंड डिस्चार्ज वाल्व ऑफ ऑल LOPs एंड DCOP ओपन कंडीशन में होना चाहिए। मींस आपका LOP का जो सक्शन वाल्व है, DCOP का सक्शन वाल्व है, डिस्चार्ज वाल्व है, सारा आप लाइन अप कर दीजिए, ओपन कंडीशन में रख लीजिए। ठीक है, लूब वाल्व प्रेशर कंट्रोल वाल्व आपका लाइन अप कंडीशन में होना चाहिए। देखिए, लूब वाल्व प्रेशर कंट्रोल वाल्व का काम क्या होता है कि टू मेंटेन द लूब वाल्व हेडर प्रेशर। देखिए, लूब वाल्व हेडर प्रेशर तो आपका बियरिंग में वो 2.5 से 2.7 kg प्रेशर मेंटेन होना चाहिए बियरिंग के पास। तो बियरिंग के पास आपको ये प्रेशर मेंटेन करना है। तो इसके लिए आपका लूब वाल्व प्रेशर कंट्रोल वाल्व होता है। वो प्रेशर कंट्रोल वाल्व से या हम लोग इस प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। और एक हेडर प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि हेडर प्रेशर जनरली आपका 12 से 12.5 kg प्रेशर होता है नीचे में, 0 मीटर पे आपका ये सिस्टम लगा रहता है। और ये प्रेशर आपका 17 kg प्रेशर, 17 मीटर का ये प्रेशर है। और ये हेडर प्रेशर है 0 मीटर का, पंप का प्रेशर है। तो इस पंप का, इंडिविजुअल पंप में भी आपका एक जो है रिसर्कुलेशन कंट्रोल वाल्व होता है, जो इस आपका हेडर प्रेशर को कंट्रोल करता है। मींस आपका टोटल प्रेशर कंट्रोल वाल्व दो है। एक आपका हेडर प्रेशर जो है रिसर्कुलेशन हेडर प्रेशर को कंट्रोल करता है, और एक आपका लूब वाल्व कंट्रोल प्रेशर होता है जो लूब वाल्व प्रेशर को कंट्रोल करता है। मींस आपका एक इसके लिए प्रेशर कंट्रोल वाल्व है, एक इसके लिए आपका प्रेशर कंट्रोल वाल्व है। दोनों आपका 0 मीटर पे ही है, टैंक के पास ही आप देखिएगा। ठीक है, तो ये लूब वाल्व प्रेशर कंट्रोल वाल्व है, ये आपका लाइन अप कंडीशन में होना चाहिए। गवर्निंग रैक मेन इनलेट वाल्व क्लोज एट 17 मीटर। आपका जो हेडर प्रेशर है, हेडर से एक लाइन टैपिंग निकालता है और वो जाता है आपका गवर्निंग रैक के लिए जाता है और प्लस बारिंग गियर के लिए जाता है। ठीक है, बारिंग गियर के लिए जाता है। तो बारिंग गियर का जो वाल्व है वो भी आपका क्लोज कंडीशन में होना चाहिए। मैंने लिखा है बारिंग वाल्व क्लोज कंडीशन में होना चाहिए। और इसके साथ ही जो गवर्निंग रैक है, जो आपका 17 मीटर पे जो गवर्निंग रैक है, उस रैक में ऑयल सप्लाई भी क्लोज होना चाहिए। वहां पे 17 मीटर पे एक आपका मैनुअल आइसोलेशन वाल्व है, तो मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व क्लोज होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग को क्या करना है, तो ओपन द वेंट वाल्व बिफोर द गवर्निंग रैक इनलेट वाल्व फॉर वेंटिंग ऑफ लाइंस। ठीक है, आपका जो लूब वाल्व सिस्टम का जो अपर मोस्ट पॉइंट क्या है, गवर्निंग रैक, जो 17 मीटर पे। गवर्निंग रैक के पहले आपका क्या है, एक मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व है। मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व क्लोज कंडीशन में होना चाहिए, और उसके पहले एक वेंटिंग लाइन, तो उस लाइन का आपको वेंटिंग आप करवा लीजिए। तो वेंट वाल्व को क्रैक ओपन कीजिए और वहां पे एक माइनिंग को रखिए। अगर वहां पे चलिए आपको वहां से ऑयल निकलेगा, तो ऑयल को तो वेस्टेज करना नहीं है, तो ऑयल जैसे निकलना शुरू हो जाए तो वेंटिंग वाल्व को क्लोज कर दीजिए। ठीक है, तो वहां पे आपको माइनिंग रखना है। All local instruments like pressure gauge, temperature gauge, DP indicator, pressure switch mounted and charged condition में होना चाहिए। आपका जहां पे प्रेशर गेज है, टेम्परेचर गेज है, डीपी है, फिल्टर है, फिल्टर के क्रॉस डीपी लगा हुआ रहता है। तो डीपी सारा आपका जो CNI सिस्टम है वो माउंटेड होना चाहिए और चार्ज कंडीशन में होना चाहिए। आप इसको एक बार इंश्योर कर लीजिएगा। इंश्योर द पावर सप्लाई टू द पंप। अब आपको पंप स्टार्ट करने से पहले उसका पावर सप्लाई को इंश्योर कीजिए। अगर पंप का रनिंग अगर 1 मंथ से आप पंप नहीं स्टार्ट हुआ है, तो सबसे पहले आप उसका मोटर का मीगर करवाइए। मीगर करने के बाद ही पंप को स्टार्ट करना है। ठीक है, क्योंकि ऐसा जनरल प्रोसीजर है ये कि अगर ST मोटर हो या LT मोटर हो, जनरली 1 मंथ के बाद ही अगर
अगर 1 मंथ तक वो पंप स्टार्ट नहीं हुआ है तो आप एक बार उसको मीगर करवा लीजिए। मीगर करने के बाद देख लीजिए, उसके बाद आपको पंप को स्टार्ट करना है। तो पावर सप्लाई इंश्योर कर लीजिए। अब आपको लूप वाल्व सिस्टम चार्ज करना है। तो लूप वाल्व सिस्टम को चार्ज करने के लिए आपको सबसे पहले स्टार्ट किसको करना है, एलओपी या डीसीओपी को। डीसीओपी को, क्योंकि डीसीओपी का क्या है कि प्रेशर बहुत कम होता है। डीसीओपी सिस्टम जनरली इमरजेंसी कंडीशन के लिए है कि जब आपका अगर एलओपी, दोनों एलओपी अगर फेल हो जाता है तो डीसीओपी से आप एटलीस्ट बियरिंग को सेव कर सकते हैं, बियरिंग को लुब्रिकेशन कर सकते हैं। तो डीसीओपी का आप प्रेशर जो देने होता है 4.5 केजी प्रेशर होता है, ठीक है। और वही एलओपी का प्रेशर जो होता है वो 12.5 केजी के आसपास प्रेशर होता है, ठीक है। अगर वो लाइन एम्प्टी हो, कोई भी लाइन, देखिए जनरल फंडा यही है, अगर कोई भी लाइन एम्प्टी हो और उसको मतलब फिलिंग करना हो तो सर पहले लो प्रेशर सिस्टम से उस लाइन को फिल किया जाता है। ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, ताकि क्योंकि आपका लाइन फिल, आपका वो लाइन एम्प्टी है, अगर आप हाई प्रेशर से कीजिएगा तो उस लाइन में जर्क आएगा, आपको हैमरिंग होगा। तो उससे अवॉइड करने के लिए हम लोग पहले लो प्रेशर सिस्टम से हम लोग उस लाइन को चार्ज करते हैं। और सेकेंड उसका एडवांटेज ये है कि आप लो प्रेशर सिस्टम से अगर आप लाइन को फिल कीजिएगा तो प्रॉपर वेंटिंग आप करा सकते हैं। हाई प्रेशर से क्या है कि आपका प्रॉपर वेंटिंग नहीं होगा, तो हैमरिंग ना हो, प्रॉपर वेंटिंग हो, इसलिए हम लोग किसी भी लाइन को पहले लो प्रेशर सिस्टम से चार्ज करते हैं। तो आपका डीसीओपी सिस्टम का प्रेशर लो होता है तो सबसे पहले आपको स्टार्ट द डीसीओपी सिस्टम। तो डीसीओपी पंप चला के पूरा लाइन को पहले हम लोग फिल करते हैं, प्रॉपर वेंटिंग करते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि उस लाइन में कोई लीकेज तो नहीं है, सारा हम लोग चेक कर लिए। आफ्टर प्रॉपर फिलिंग एंड वेंटिंग स्टार्ट एलओपी एंड स्टॉप डीसीओपी। आपने प्रॉपर वेंटिंग कर लिया, आपने लीकेज देख लिया कि कोई लीकेज तो नहीं है, फिलिंग आपका हो गया प्रॉपर। उसके बाद आप क्या कीजिए कि एलओपी पंप को स्टार्ट कर दीजिए। आप एक एलओपी पंप स्टार्ट कीजिए और डीसीओपी को आप क्लोज कर दीजिए। ठीक, जो है डीसीओपी स्टॉप हो चुका है, एलओपी एक आपने स्टार्ट कर दिया है। फिर आपको देख लेना है कि कहीं आपका लीकेज वगैरह तो नहीं है सिस्टम में। फिर आपको चेकिंग करना है, चेक द पैरामीटर लाइक पंप करंट क्या है, वाइब्रेशन क्या है, जो डिस्चार्ज हेडर प्रेशर कितना है, लूप वाल्व प्रेशर एट ईच इंडिविजुअल बियरिंग में क्या है, आपको सारा चेक कर लेना है। देखिए लूप वाल्व में जो बियरिंग में जो लूप वाल्व जा रहा है वो आपको कैसे चेक कीजिएगा कि इस बियरिंग में ऑयल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो प्रत्येक बियरिंग का जो रिटर्निंग ऑयल लाइन है उसमें आपका व्यू ग्लास लगा रहता है, व्यू ग्लास लगा रहता है। आप देखिए कि रिटर्निंग लाइन में अगर व्यू ग्लास में आपका ऑयल अगर आ रहा है, इसका मतलब आपका इनलेट सप्लाई हो रहा है। तो सबके व्यू ग्लास में आप इंडिविजुअली बियरिंग के व्यू ग्लास में आप चेक कर लीजिए कि सारे बियरिंग में ऑयल जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको देख लेना है कि पंप करंट, पंप का डिस्चार्ज प्रेशर, वाइब्रेशन सब आपका नॉर्मल है कि नहीं, वो आपको चेक कर लेना है। फिर आपका स्टार्ट द अदर एलओपी फॉर इट्स चेकिंग ऑफ एबेबिलिटी एंड पुट ऑन स्टैंड बाय। आपका एक एलओपी था, दूसरा एलओपी को भी आप जो है स्टार्ट कर लीजिए ताकि आप उसको देख मतलब चेक कर लीजिए कि वो भी आपका सेकेंड एलओपी आपका अवेलेबल है कि नहीं है, तो वो आपको चेक कर लेना है, ठीक है। देखिए आपको एक ही एलओपी चलना है लेकिन दूसरा एलओपी भी हेल्दी कंडीशन में होना चाहिए। आप एक बार उसको चेक कर लीजिए, हाँ ओके है, तो फिर उसको ऑफ करके और उसका एसएलसी को ऑन कर दीजिए। एसएलसी ऑन करने का मतलब ये होता है कि अगर किसी कारण से आपका एक एलओपी स्टॉप हो जाता है, ट्रिप हो जाता है, तो इमीडिएट आपका सेकेंड एलओपी अगर आप एसएलसी उसका ऑन रखिएगा तो ऑटो में स्टार्ट लेके आपके प्रेशर को मेंटेन रखेगा, ठीक है। तो इसका एसएलसी को आपको ऑन कर देना। तो ये आपका था लूप वाल्व सिस्टम को हम लोगों ने चार्ज कर दिया। अभी तक आपका बारिंग गियर वाल्व क्लोज था, गवर्निंग रैक में जो आपका सप्लाई वाल्व था वो भी आपका क्लोज था। सिर्फ अभी आपने क्या किया कि सारे बियरिंग में आप लुब्रिकेशन के लिए ऑयल सप्लाई को हेल्दी कर दिए, चार्ज कर दिया आप उसको, ठीक है। अब हम लोग देखें, इसके बाद हम लोग फीड वाटर सिस्टम को चार्ज करेंगे। देखिए पहले आपने इस सिस्टम को चार्ज किया, फिर उसके बाद बियरिंग लुब्रिकेशन सिस्टम को चार्ज किया, अब फीड वाटर सिस्टम को चार्ज करना है। चलिए देखते हैं फीड वाटर सिस्टम को। अब क्या करना है हमको, फीड वाटर लाइन सिस्टम को चार्ज करना है। तो मेन पंप एंड बूस्टर पंप चार्जिंग प्रोसीजर देखिए। सिंपल आपको क्या करना है कि बॉक्सअप देखना है, पंप का बॉक्सअप हो चुका है कि नहीं, मेन पंप, बूस्टर पंप, रिसर्कुलेशन वाल्व जो है, डिस्चार्ज वाल्व, सक्शन वाल्व, सारा जो सिस्टम है
वो सब बॉक्सअप कंडीशन में होना चाहिए। ठीक है, तो आपको चेक कर लेना है कि सारा सिस्टम आपका बॉक्सअप है कि नहीं। सेकंड आपको देखना है कि आपको फॉलोइंग ड्रेन वाल्व्स आपका क्लोज्ड होना चाहिए। मैंने बोला था कि जब आप किसी का लाइनअप करते हैं लाइन का, तो ड्रेन वाल्व क्लोज होना चाहिए, वेंट वाल्व ओपन होना चाहिए। ठीक है, तो फॉलोइंग ड्रेन वाल्व, जितना भी ड्रेन वाल्व है क्लोज होना चाहिए। तो कहां कहां का ड्रेन वाल्व को क्लोज करना है? मेन पंप एंड बूस्टर पंप का जो ड्रेन है, मेन पंप का जो ड्रेन है, बूस्टर पंप का जो ड्रेन है, वो ड्रेन क्लोज होना चाहिए। रिसर्कुलेशन लाइन का ड्रेन एंड डिस्चार्ज लाइन का जो ड्रेन है वो क्लोज होना चाहिए। एंड बास्केट एंड कोनिकल स्टेनर का जो ड्रेन है, वो जिन्हें लोग भूल जाते हैं इसको, उस ड्रेन को क्लोज करना है। यानी क्या होता है कि आपका सक्शन लाइन खोल देते हैं, सक्शन लाइन खोलने के बाद आपका जो रेडिएटर का वाटर कहां आता है? बास्केट में आता है। बास्केट कहां पे रहता है? बूस्टर पंप के सक्शन में। और कोनिकल स्टेनर कहां पे रहता है? मेन पंप के सक्शन लाइन में। तो आपका क्या होता है कि ये सारा ड्रेन तो क्लोज होता है और बास्केट का ड्रेन लोग भूल जाते हैं। पता चलता है डेटा लेवल डाउन हो रहा है, तब लोग जाके चेक करते हैं, अरे बास्केट का तो ड्रेन जो है वो ओपन कंडीशन में आ गया। तो बास्केट का ड्रेन, कोनिकल का स्टेनर का ड्रेन क्लोज होना चाहिए। ठीक है, और उसके साथ आपका कीप द फॉलोइंग वेंट ओपन, आपका वेंट वाल्व ओपन होना चाहिए। किसका किसका वेंट ओपन होना चाहिए? देखिए, सक्शन स्टेनर वेंट ओपन होना चाहिए। जो आपका बास्केट का ड्रेन ओपन क्लोज कीजिए और बास्केट का वेंट ओपन कीजिए। कोनिकल का ड्रेन क्लोज कीजिए, कोनिकल स्टेनर का वेंट आप ओपन कर दीजिए। जो मेन पंप एंड बूस्टर पंप का जो केसिंग वेंट है उसको आपको ओपन करना है। और तीसरा जो है कि मेन पंप में जो आपका सुपर हीटर स्प्रे लाइन है और रीहीटर स्प्रे लाइन है, तो उसके डिस्चार्ज वाल्व से पहले आपका उसका वेंट लाइन है, उसको आप ओपन कर दीजिए। ठीक है, तो आपका फॉलोइंग ड्रेन क्लोज, कौन कौन सा ड्रेन क्लोज करना है आपने देख लिया, कौन कौन सा आपको वेंट ओपन करना है वो आप लोगों ने देख लिया। इसके बाद कीप द डिस्चार्ज वाल्व क्लोज, आपको डिस्चार्ज वाल्व जो है, जो मेन पंप का जो डिस्चार्ज वाल्व है वो आपका क्लोज कंडीशन में होना चाहिए। रिसर्कुलेशन लाइन एंड इट्स आइसोलेटिंग वाल्व ओपन कंडीशन में होना चाहिए। आपका जो मोटराइज वाल्व है रिसर्कुलेशन वाल्व का, और उसके में आपका मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व जो रहता है रेडिएटर फ्लोर पे, वो ओपन कंडीशन में होना चाहिए। मींस आपका रिसर्कुलेशन लाइन जो है, वहां आपका पंप से जो एक लाइन टैपिंग लेते हैं, मतलब डिस्चार्ज लाइन, मतलब डिस्चार्ज वाल्व से पहले आपका टैपिंग लेते हैं, वहां से आपको द रेडिएटर तक वो आपका लाइन अप कंडीशन में होना चाहिए। जो स्प्रे लाइन है आइसोलेटिंग वाल्व, सुपर हीटर का हो या रीहीटर स्प्रे का हो, वो आइसोलेटिंग वाल्व क्लोज कंडीशन में होना चाहिए। ठीक है, करेक्ट। अब क्या करना है? आपको चार्ज करना है। आपका सारा वेंट ओपन हो चुका है, ड्रेन क्लोज हो चुका है, आपका डिस्चार्ज वाल्व क्लोज है, आपका जो स्प्रे लाइन का जो आइसोलेटिंग वाल्व है वो आपका क्लोज कंडीशन में है। अब आपको क्या करना है? रेडिएटर लेवल तो नॉर्मल है ही, वो इनिशियल कंडीशन में हम लोगों ने देखा कि रेडिएटर लेवल 2300 mm के आसपास लेवल होना चाहिए। अब आपको जो बूस्टर पंप के पहले जो सक्शन वाल्व है, सक्शन वाल्व को क्रैक ओपन कीजिए, स्लोली थोड़ा सा ओपन करके छोड़ दीजिए। उससे क्या होता है? स्लोली क्रैक ओपन करने से एक फायदा क्या होता है कि आपका लाइन इनिशियली धीरे धीरे स्लोली फिल होगा और आपका वेंटिंग प्रॉपर होगा। कि लाइन का प्रॉपर वेंटिंग होना चाहिए। आपका अगर उसके अंदर में कुछ भी एयर हो तो सारा का एयर निकल जाता है, इसलिए हम लोग स्लोली वेंटिंग करने से आपका जितना भी एयर है सिस्टम में वो बाहर निकल जाता है। तो स्लोली आप क्या कीजिए? वेंटिंग कीजिए, लाइन फिल कीजिए, फिर देखिए जहां जहां आपने वेंट जो ओपन किया था उस वेंटिंग से शुरू में आपका एयर निकलेगा, धीरे धीरे आपका वाटर निकलना वहां से स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए जब आपका वेंटिंग होना शुरू हो गया तब आप क्या कीजिए? थोड़ा सा और ओपन कीजिए सक्शन वाल्व को, देखिएगा और थोड़ा सा फास्ट होगा, आपका वेंटिंग और अच्छे से होगा। जब आपका प्रॉपर वेंटिंग हो जाएगा, आफ्टर प्रॉपर वेंटिंग ग्रेजुअली ओपन द सक्शन वाल्व, धीरे धीरे सक्शन वाल्व को ओपन करते चलिए, थोड़ा थोड़ा करके ओपन करते चलिए। प्रॉपर वेंटिंग होना चाहिए, पानी निकलने दीजिए। उस पानी वेंटिंग, प्रॉपर वेंटिंग मतलब कैसे समझते हैं कि आपका वेंटिंग प्रॉपर हो चुका है? जब आपका वेंटिंग वाल्व से अगर वाटर प्रेशर से निकलना शुरू हुआ, कंटिन्यूअस निकल रहा है, बीच में कुछ भी बबल नहीं बन रहा हो, तो समझ जाइए कि आपका प्रॉपर वेंटिंग हो चुका है सिस्टम का। जब आपका प्रॉपर वेंटिंग हो गया हो तो क्लोज ऑल वेंट वाल्व जितना भी था सबको क्लोज कीजिए, पूरा टाइट कर दीजिए। फिर देखिए कि आप उस जहां जो आपका ड्रेन लाइन था, ड्रेन लाइन से वाटर निकल भी रहा है, चेक कीजिए, निकल रहा है तो पूरा टाइट कर दीजिए।
पूरा ड्रेन टाइट करवा दीजिए, पूरा वेंटिंग जो जो अपने वेंट वाल ओपन छोड़ा था सबको टाइटली क्लोज कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद चेक कीजिए कोई लीकेज तो नहीं है। इंश्योर दैट बीएफपी का जो डिस्चार्ज वाल्व रिमोट ऑपरेशन कंट्रोल रूम से जो बीएफपी का डिस्चार्ज वाल्व का हम लोग ऑपरेशन करेंगे विथ इंटरलॉक अवेलेबल होना चाहिए कि नहीं। मतलब बीएफपी का जो मेन डिस्चार्ज वाल्व और एंड उसका जो बाईपास वाल्व होता है सबका रिमोट ऑपरेशन आप एक बार चेक कर लीजिए वो हेल्दी है कि नहीं, ठीक है। सक्शन वाल्व आपका फुल्ली ओपन हो गया है, डिस्चार्ज वाल्व फुल्ली क्लोज हो गया है, एंड रिसर्कुलेशन का जो मैनुअली आइसोलेटिंग वाल्व है जो आपका डायरेक्टर फ्लोर पे वो भी आपका फुल ओपन हो चुका है। रिसर्कुलेशन वाल्व का जो ऑपरेशन कंट्रोल रूम से वो अवेलेबल होना चाहिए एंड विथ ऑल इंटरलॉक प्रोटेक्शन के साथ। मतलब आपका रिसर्कुलेशन वाल्व का आप कंट्रोल रूम से ओपन क्लोज कर सकते हैं कि नहीं उसको आप चेक कर लीजिए, और उसका जो ऑटो ओपन और ऑटो क्लोज है मतलब विथ फ्लो के साथ वो आप चेक कर लीजिए एक बार, ठीक है। बीएफपी का जो इंटरलॉक प्रोटेक्शन उसको भी आप पूरा चेक कर लीजिए। मतलब आप बीएफपी का इंटरलॉक प्रोटेक्शन हो, आपका रिसर्कुलेशन वाल्व का इंटरलॉक प्रोटेक्शन के साथ, और बीएफपी का जो डिस्चार्ज वाल्व का जो इंटरलॉक के साथ आप उसको पूरा चेक कर लीजिए। सिस्टम आपका हेल्दी होना चाहिए सारा सिस्टम। तो अभी तक आपका क्या हुआ कि ईसीडब्ल्यू सिस्टम चार्ज हो चुका था, लूब वाल्व आपका बेयरिंग लुब्रिकेशन सिस्टम चार्ज हो चुका है, और आपका वाटर लाइन चार्ज हो गया है।